हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे कंपनी ऑडिट का सेक्शन 141। सेक्शन 141 कहता है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। तो इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है तो ही शुड बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर वो इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो ही एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। इन केस ऑफ अ फर्म, मेजॉरिटी ऑफ इट्स पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कोई फर्म एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहती है तो उसके मेजॉरिटी पार्टनर्स जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। और ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो पूरे फर्म में सिर्फ जो पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं सिर्फ वो ही फर्म के बिहाफ पे एक्ट करेंगे और साइन करेंगे। और यहाँ पे फर्म इंक्लूड्स एलएलपी। ओके, तो यहाँ पे कोई भी फर्म की बात होगी तो उसमें एलएलपी इंक्लूडेड होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 एंड इट टॉक्स अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। सो लेट्स सी कि ऑडिटर्स क्या क्या डिसक्वालिफिकेशंस हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो वो डिसक्वालिफाइड है फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, लेकिन एलएलपी को हम एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कोई पर्सन कंपनी में एज एन ऑफिसर काम कर रहा है या फिर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है तो वो उस कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अगर कोई पर्सन इन दोनों का पार्टनर है या फिर वो पर्सन एम्प्लॉय है अंडर दीज टू पीपल तो वो भी उस कंपनी का एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, अगर कोई पर्सन है या फिर उसका रिलेटिव है या उसका कोई पार्टनर है, इन तीनों में से किसी ने भी सिक्योरिटी होल्ड की हुई है कंपनी में, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी, लेकिन यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है कि जो रिलेटिव है ही कैन होल्ड सिक्योरिटी अप टू फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। तो रिलेटिव के केस में 1 लाख तक ये डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होती। ओके, और लेकिन अगर किसी भी दिन रिलेटिव की वो फेस वैल्यू एक्सीड हो जाती है, 1 लाख को एक्सीड कर देती है, तो उस टाइम क्या होगा, जो ऑडिटर है उसको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा विद इन 60 डेज। यहाँ पे करेक्टिव एक्शन का मतलब है विद इन 60 डेज उसको इस लिमिट को 1 लाख तक लेके आना है या 1 लाख से कम तक लेके आना है, तो ही वो एज एन ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है कंपनी में। या फिर इन ये जो 3 पर्सनस हैं दे शुड नॉट बी इंडेप्टेड फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, तो उनको कंपनी में इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख। या फिर ये तीनों पर्सन इनडायरेक्टली इंडेप्टेड नहीं होना चाहिए फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। इनडायरेक्टली इंडेप्टेड का मतलब है इन तीनों ने या तो गारंटी ना दी हो या सिक्योरिटी ना दी हो किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में। ओके, अगर दी है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। अच्छा, ये जो तीनों कंडीशन है किस किस पे अप्लाई होती है, अगर इन तीनों पर्सन ने कंपनी में होल्ड किया है तो भी अप्लाई होगी, और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडियरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, इनमें से कहीं पे भी ये तीनों चीज़ें होल्ड की हैं तो ये पर्सन जो ऑडिटर बनना चाहता है वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जो भी पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट होना चाहता है ही शुड नॉट हैव बिजनेस रिलेशनशिप, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बट बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। किसके साथ नहीं होना चाहिए, कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग और इट्स एसोसिएट प्लस सब्सिडियरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी ऑफ द एसोसिएट कंपनी। इन सब में उनको उसका किसी भी इन सब कंपनियों के साथ कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज जो दे रहा है वो आर्म लेंथ प्राइस
में होनी चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन पूरी होती है तो ही वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता है और डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज में भी एक डिस्क्वालिफिकेशन है। तो वो डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? वो डिस्क्वालिफिकेशन है कि सेक्शन 144 ने एक लिस्ट दी है और वो क्या बोलता है, प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट दी है। तो सेक्शन 144 जब पढ़ेंगे तब आपको वो लिस्ट पता चल जाएगी। तो अगर वो सेक्शन 144 की कोई भी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसको रेंडर कर रहा है? टू द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और इट्स होल्डिंग कंपनी। अगर इन तीनों में से किसी को भी वो प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज की बात हुई है कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकता है, लेकिन दो कंडीशन है कि वो प्रोफेशनल सर्विसेज आर्म लेंथ प्राइस में होनी चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, तो वो रेंडर कर सकता है और तब वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, अगर कोई पर्सन है जो अपॉइंट होना चाहता है एज एन ऑडिटर, लेकिन उसका रिलेटिव कंपनी में एज एन डायरेक्टर काम कर रहा है या फिर कंपनी में एम्प्लॉयड है एज अ डायरेक्टर या फिर KMP, दैट इज़ की मैनेजेरियल पर्सन, तो वो पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर्सन का रिलेटिव का देखना है कि कहीं उसका रिलेटिव डायरेक्टर तो नहीं है या फिर कहीं उसका रिलेटिव एम्प्लॉयड तो नहीं है एज एन डायरेक्टर या फिर KMP इन द कंपनी, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट, अ पर्सन, अगर कोई पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयड एल्सवेयर, अगर वो कहीं पे कहीं और किसी और जगह पे वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है तो वो कंपनी में ऑडिटर नहीं बन सकता। या फिर अगर उसने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट वाले दिन उसकी सीलिंग लिमिट क्रॉस हो चुकी है। सीलिंग लिमिट कितनी है? 20 पर पर्सन। ठीक है, तो अगर हमें पर पर्सन देखना है, अगर 20 की लिमिट क्रॉस हो चुकी है अपॉइंटमेंट वाले दिन तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या एक्सेप्शन है कि जब हम ये 20 की लिमिट काउंट करेंगे तो उसमें हमें 1% कंपनी को काउंट नहीं करना है, डोरमेंट कंपनी को, स्मॉल कंपनी को एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है उसको भी काउंट नहीं करना है। किस में काउंट नहीं करना है? 20 की काउंटिंग में काउंट नहीं करना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट वाले दिन देखेंगे कि उसकी सीलिंग लिमिट क्रॉस हो गई है या नहीं हो गई है। लेकिन इसका एक्सेप्शन का भी एक प्रोवाइजो है, क्या कि ये जो भी कंपनी की काउंटिंग हमें काउंट नहीं करनी है इसको भी इंक्लूड कर देंगे। कब? इफ़ दे डू नॉट कंप्लाई विथ सेक्शन 92। सेक्शन 92 क्या है कि अगर इन कंपनी ने डिफ़ॉल्ट किया है एनुअल रिटर्न फाइल करने में तो फिर इनकी काउंटिंग को इंक्लूड कर देंगे। या फिर दे डू नॉट कंप्लाई विथ सेक्शन 137, इसका मतलब है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में, तब इन सब कंपनियों को क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे 20 की काउंटिंग में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन, अगर कोई पर्सन है और वो कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस, मतलब अगर उसने कोई फ्रॉड किया है या कोई ऑफेंस किया है और कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, और जब कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है उस दिन से अ पीरियड ऑफ 10 years हैज़ नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, मतलब जिस दिन वो कन्विक्ट हुआ है उस दिन से 10 साल ख़त्म नहीं हुए हैं तो वो पर्सन भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। ये लास्ट पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि सेक्शन 144 में जो जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज दी है, अगर वो सर्विसेज वो दे रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन क्या बोलता है? सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है और अपॉइंटमेंट के बाद ही इनकर्स एनी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट हो गया और अपॉइंट होने के बाद उस कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो जाती है तो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ही शुड वेकेट हिज ऑफिस, और जब वो ऑफिस वेकेट करेगा तो उस वेकेशन को हम बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। ओके, वो जब भी अपना ऑफिस वेकेट करेगा उस वेकेशन को हम बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी। अच्छा फ्रेंड्स, जब मैंने आपको डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ा रही थी तो मैंने उसमें अब बहुत बार रिलेटिव शब्द का यूज़ किया था कि अगर कोई पर्सन है तो उसका रिलेटिव का ये कंडीशन चेक करना है, तो मैंने वो रिलेटिव वर्ड यूज़ किया था। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव क्या है, कि रिलेटिव शब्द में कौन कौन इंक्लूडेड है। ओके, सो लेट्स सी,
तो सबसे पहले मेंबर्स ऑफ HUF, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके सभी मेंबर्स आपस में रिलेटिव माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ, अगर कोई हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप है तो उनको आपस में रिलेटिव मानेंगे। नेक्स्ट प्रिस्क्राइब एज पर रूल 4, रूल 4 ने जो जो रिलेशन प्रिस्क्राइब किया है उनको रिलेटिव की डेफिनेशन में मान लेंगे। तो रूल 4 में टोटल कितने रिलेशनशिप्स बताए गए हैं? 8 रिलेशनशिप। सो लेट्स सी, जो इंडिविजुअल ऑडिटर बनना चाहता है तो उसके रिलेटिव कौन कौन माने जाएंगे? सबसे पहला उसका फादर, उसका रिलेटिव माना जाएगा। यहाँ पे फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर है। उसकी मदर उसकी रिलेटिव मानी जाएगी, यहाँ पे मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर है। उसकी सिस्टर उसकी रिलेटिव मानी जाएगी इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। उसका भाई, उसका ब्रदर उसका रिलेटिव माना जाएगा इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर। उसकी डॉटर उसकी रिलेटिव मानी जाएगी प्लस डॉटर्स हस्बैंड भी उसका रिलेटिव माना जाएगा। उसका सन प्लस सन्स वाइफ भी उसके रिलेटिव माने जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये सब क्या है? उस इंडिविजुअल के रिलेटिव की डेफिनेशन के अंडर आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स है रिगार्डिंग इंडेप्टनेस। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द पर्सन शुड नॉट बी इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 5 लाख, राइट? तो उसी पॉइंट का एक एडिशनल पॉइंट है। क्या है कि अगर ऑडिटर कंपनी उसी कंपनी से गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे, मतलब वो पेमेंट नहीं करता, क्रेडिट पे गुड्स लेता है और उस गुड्स की वैल्यू एक्सीडिंग 5 लाख है, 5 लाख से ज़्यादा है उसकी वैल्यू, देन ही शॉल बी इंडेप्टेड टू द कंपनी। तो हम ये मान लेंगे कि वो पर्सन या वो ऑडिटर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अगर वो इंडेप्टेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ही शॉल वेकेट हिज ऑफिस। तो जिस दिन हमने मान लिया वो इंडेप्टेड टू द कंपनी है तो उसको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। तो वेकेट चाहे वो जो उसने गुड्स परचेज किए हैं वो क्रेडिट पीरियड सेम है बाकी कस्टमर्स के साथ भी, तो भी वो इममटीरियल है। So it is immaterial that credit period allowed was in the ordinary course of business। तो ऑडिटर को भी चाहे सेम क्रेडिट पीरियड मिला हो जो बाकी कस्टमर्स को मिल रहा है, लेकिन ये बात इममटीरियल होगी इस पॉइंट में, और ये नहीं देखा जाएगा कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में था या नहीं। यहाँ पे क्या देखा जाएगा? वैल्यू देखी जाएगी कि जिस दिन वैल्यू 5 लाख क्रॉस करती है गुड्स की तो वो इंडेप्टेड माना जाएगा एंड ही शॉल वेकेट हिज ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस सेक्शन का। तो ये पॉइंट क्या है? ऑडिटर रिकवर्स हिज फीस ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस। अगर ऑडिटर जो अपनी फ़ीस लेता है ऑडिट के काम के लिए, वो अगर वो फीस वो प्रोग्रेसिव बेसिस पे लेता है तो ही शॉल नॉट बी इंडेप्टेड। तो हम नहीं मानेंगे कि वो इंडेप्टेड है, ठीक है? अब जब हम मान ही नहीं रहे हैं कि वो इंडेप्टेड है तो ही शॉल नॉट वेकेट हिज ऑफिस। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा सेक्शन 141 कंप्लीट होता है। तो पूरे सेक्शन में हमने क्या क्या कवर किया फ्रेंड्स? हमने एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशंस कवर किया है, प्लस डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव हमने कवर किया है एंड कुछ एडिशनल पॉइंट्स कवर किए हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मोर रिवीजन वीडियोस का वेट करें।